हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में केमिकल चेंज के बारे में देखा था और हमने फिजिकल चेंज के बारे में भी देखा था। सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। और इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आफ्टर केमिकल चेंज, जो कि है रस्टिंग ऑफ आयरन। और आज हमारा फाइनली ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा। उसके बाद हमें बस इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो आज हम रस्टिंग ऑफ आयरन उसको कैसे प्रिवेंट करते हैं और कैसे, और क्रिस्टलाइजेशन भी हम देखेंगे। ये 3 टॉपिक्स हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वो तीनों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपके जो चैप्टर में, आपकी जो एनसीईआरटी में ये एक ब्लू बॉक्स गिवन है, अगर आप देखें तो इसमें एक प्रोटेक्टिव शील्ड के बारे में गिवन है, जो कि एग्जाम्स में 1 मार्कर पूछा जा सकता है आपसे। सो इसमें क्या है, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द ओजोन लेयर इन आवर एटमॉस्फेयर। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेंट रेडिएशंस व्हिच कम्स फ्रॉम द सन। हमने जैसे कि पढ़ा है कि हमारे एटमॉस्फेयर में एक ओजोन लेयर है जो कि हेल्प करता है जो अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करने में, और जो ओजोन है वो एब्जॉर्ब कर लेती है ये सारी रेडिएशन, और इसलिए और उस चीज को ऑक्सीजन में कवर कर देती है, कन्वर्ट कर देती है, बेसिकली उससे कवर कर देती है। तो ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन। कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन अ केमिकल चेंज? If ultraviolet radiations were not absorbed by ozone, it would reach the Earth's surface and cause harm to us and other life forms. Ozone acts as a natural shield against radiation. So इसमें basically क्या है, तो ओजोन जैसे ही वो absorb करती है रेडिएशन, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन फॉर्म होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक केमिकल चेंज है, क्योंकि ओजोन एब्जॉर्ब कर रही है रेडिएशंस और वो कन्वर्ट हो रही है ऑक्सीजन में, जो बेसिकली एक तरीके का केमिकल चेंज ही तो है, क्योंकि ओजोन और जो हमारी अल्ट्रावायलेंट रेडिएशंस है ये रिएक्टेंट्स हो गए, और जो प्रोडक्ट हुआ वो ऑक्सीजन हो जाएगा। और अगर हम इसको ना भी कहें केमिकल चेंज, अगर ओजोन नहीं होती तो जो अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन है वो पूरी हमारी अर्थ पे आ जाती है, और अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन क्या करती है, हमारी जो प्लैनेट है, हमारी पूरी लाइफ फॉर्म को मतलब डिस्ट्रॉय कर देती, कोई जिंदा नहीं रहता। और इसलिए ओजोन काम करता है एज अ नेचुरल शील्ड, जो कि आपके फिलअप में आ सकता है कि डैश एक्ट्स एज अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट द रेडिएशन। सो इसमें आप लिखेंगे ओजोन, ठीक है। सो आई होप आपको ये वाला भी समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब जो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन, और इसमें क्या है आइए जानते हैं। This is one change that affects iron particles and slowly destroys them. Since iron is used in making bridges, ships, cars, truck bodies, and many other articles, the monetary loss due to rusting is huge. The process of rusting can be represented by the following equation. So, जैसे कि हम जानते कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था that rusting is basically a chemical change जिसमें मॉइस्चर मतलब एयर और वाटर के, ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में जैसे ही एक मेटल आता है तो उसमें ब्राउनिश सब्सटेंस की कोटिंग स्टार्ट होने लगती है, जिसे हम रस्ट कहते हैं, ठीक है। सो इसी की वजह से बहुत सारे मॉनेटरी लॉस होता है ऑफ ड्यू टू रस्टिंग ऑफ आयरन। सो इसकी जो इक्वेशन है जो आपकी एग्जाम्स में आ सकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है आयरन जिसे हम Fe कहते हैं। हम आयरन को बेसिकली ये सिंबल से करते हैं Fe, और प्लस ऑक्सीजन जिसे हम O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस वाटर जिसे हम H2O से रिप्रेजेंट करते हैं, गिव्स रस्ट जो कि है आयरन ऑक्साइड जिसे हम Fe2O3 कहते हैं। तो ये इक्वेशन आपको याद करने की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली आपको सिंबल्स लिखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सिंबल्स आपके एग्जाम्स में अब हायर क्लासेस में आप जैसे जैसे आप आएंगे तो ये एग्जाम में बहुत नेसेसरी होंगे। तो आपको अभी से याद करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा फ्यूचर क्लासेस में। सो अब आता है 1 मार्क की रस्टिंग के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी होता है, वो है द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल फॉर रस्टिंग। तो ये आपका फिलअप में आ सकता है या फिर 1 मार्कर आ सकता है, व्हाट आर द
टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन, जो कि है ऑक्सीजन एंड वाटर। ठीक है, सो इस पे भी आप मार्क कर लीजिए। सो इसमें बेसिकली कंक्लूजन क्या है, रस्टिंग इज दैट प्रोसेस जिसमें जैसे मेटल ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो उसमें एक ब्राउनिश सा सब्सटेंस की कोटिंग स्टार्ट होने लगती है जिसे रस्ट कहते हैं, और इस प्रोसेस को रस्टिंग कहते हैं। और अगर आपको एग्जांपल देने हो तो आप ये आयरन का दे सकते हैं क्योंकि ये मोस्ट इजीएस्ट है, और इसमें अगर आप सिंबल भी लिखेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाला भी टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। ये बेसिकली आपके एनसीईआरटी में टॉपिक नहीं है, पर ये इन बिटवीन लाइन है, पर मैंने इसको इसलिए टॉपिक बनाया क्योंकि फिर कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा प्रिवेंशन में है या फिर कौन सी रस्टिंग के प्रोसेस में है। ठीक है, सो इसमें है प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन or water or both. One simple way is to apply a coat of paint or grease. So हम इसमें बेसिकली प्रिवेंशन के स्टेप साथ साथ मार्क करते रहते हैं। क्या है, सबसे पहला स्टेप है, मतलब सबसे पहला प्रिवेंशन है, मतलब इन सब में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। सबसे पहला प्रिवेंशन है इज टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस, ऐसे कुछ। जैसे अगर आपने पार्क्स में देखे हो तो पार्क्स की गेट आपने देखे हो हमेशा ब्लैक पेंटेड होते हैं। तो क्यों होते हैं, बेसिकली वो सब आयरन से ही बने होते हैं, और इसलिए ताकि उनमें रस्ट ना जमे इसलिए उन पे ब्लैक पेंट करा जाता है। ठीक है, और इन फैक्ट दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। और आपने बहुत बार देखा भी होगा, कभी आप अगर रेगुलरली पार्क्स में जाते हो तो आपने देखा होगा कि कभी कभी जो गेट्स है उस पर रीपेंट हो रहा है। तो बेसिकली इस पे टाइम टू टाइम पेंट्स कराना पड़ता है क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आते ताकि ना आए ये आयरन और वो रस्ट ना कर जाए। ठीक है, और अब ये सेकेंड पॉइंट है कि व्हाट इज द अनदर वे। सो अनदर वे इज टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो क्या है, अनदर वे इज टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम जिंक ऑन आयरन। किस पे, आयरन पे, क्या, क्रोमियम और जिंक। ठीक है, और इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 110% आपके एग्जाम्स में पक्का आएगा, हर बार आएगा। ठीक है, और द आयरन पाइप्स वी यूज इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। सो जब जो ये अनदर मेथड है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, हम क्या बोलते हैं, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। एक तो मेथड हो गया कि हम उसमें पेंट कर दें, दूसरा मेथड क्या हो गया कि हम उस पे एक क्रोमियम या जिंक की लेयर लगा दें, मतलब आयरन के ऊपर एक क्रोमियम या जिंक की लेयर लगा दें, और इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस से भी वो प्रोटेक्ट हो सकता है। और जो आयरन पाइप्स है हमारे होम्स में, जैसे आपने देखा होगा ड्रेनेज पाइप्स बाहर या आयरन पाइप्स हमारे घर में, जिसमें वाटर, मतलब जो वॉश बेसिन या बाथरूम के वॉश बेसिन में होते हैं वो सारे गैल्वेनाइज्ड होते हैं क्योंकि वो वाटर के कांटेक्ट में रेगुलरली आते हैं, मतलब हर बार वाटर उनसे पास होता ही है, और एयर तो वैसे ही अराउंड प्रेजेंट सब जगह है, और इसकी वजह से वो रस्ट ना हो जाए इसलिए वो ऑलरेडी गैल्वेनाइज्ड होते हैं। पेंट करना ऑप्शनल है, गैल्वेनाइज ज्यादातर यूज होता है आज की डेट में। पेंटिंग से मोस्ट कॉमनली जो यहाँ पे गैल्वेनाइज यूज होता है क्योंकि गैल्वेनाइजेशन इज क्वाइट अ बिट एक्सपेंसिव, तो इसलिए ज्यादातर पेंटिंग इज द मोस्ट यूजफुल। पर अगर परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो गैल्वेनाइजेशन इज द बेस्ट। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाला भी टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन है, व्हाई शिप्स सफर अ लॉट ऑफ रस्टिंग डैमेज। ये बहुत आपने न्यूज में या इमेजेस देखे होंगे कि ऐसे शिप्स होते हैं जिनमें रस्ट लगा होता है। तो ऐसा क्यों होता है बेसिकली, आइए जानते हैं। सो इसमें यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन and a part of them remains underwater. On part above water, water drops keep clinging to the ship's outer surface. Moreover, the water of the sea contains many salts. The salt water makes the process of rust formation faster. Therefore, ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted.
so much so that a fraction of ship's iron has to be replaced every year. So ये एक ड्रॉबैक है ऑफ यूजिंग पेंट। तो शिप्स में जैसे हर बार पेंट किया जाता है, तो हमने जैसे देखा तो शिप्स का जो ये वाला पोर्शन होता है वो हमेशा पानी में ही रहता है। ये जो उसका बॉटम वाला हिस्सा होता है वो हमेशा पानी में रहता है और एयर ऑब्वियसली होती है। सो रस्ट के लिए जो दो कंडीशन फुलफिल होनी थी वो पूरी हो गई, वाटर भी मिल गया, एयर भी मिल गई। तो इसलिए वो धीरे धीरे यहाँ पे ब्राउनिश सब्सटेंस फॉर्म होने लगता है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे शिप मतलब कहीं पे जा रही है तो वो जो वाटर होता है कभी कभी उछलता भी है, तो जो वो वाटर होता है वो इस एरिया में भी अपर पार्ट में भी उछल के आ जाता है और इसलिए वहां पर भी शुरू होने लगते हैं रस्टिंग का प्रोसेस। और इसलिए एवरी ईयर जो शिप्स का आयरन होता है उसे हमें रिप्लेस करना पड़ता है। जैसे ये जो पार्ट है ये हमेशा पानी के नीचे रहता है, ये जो लाइन है ना इसके ये नीचे रहती है और यहीं पे सबसे ज्यादा रस्टिंग होती है। और ये रस्टिंग कभी भी नहीं जाती, जब पेंट करने के बावजूद भी ये रस्टिंग नहीं जाती है। और इसलिए एवरी ईयर ये जो इनका आयरन है शिप्स का वो हमेशा रिप्लेस करना पड़ता है, जो कि बहुत टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा कि व्हाई शिप्स सफर अ लॉट ऑफ रस्टिंग डैमेज। इट इज बिकॉज शिप्स ये लिखेंगे कि शिप्स आर मेड अप ऑफ आयरन एंड अ पार्ट ऑफ देम रिमेन्स अंडर वाटर। और जो वाटर ड्रॉप्स है वो कभी कभी ऊपर वाले सरफेस पे भी आ जाता है। और जैसे कि हमें पता है जो वाटर है ओशन वाटर वो उसमें ऑलरेडी इतने सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं और इसलिए जो रस्ट फॉर्मेशन होता है वो फास्टर होता है उनमें, क्योंकि अगर वाटर में सॉल्ट मिला दे तो जो रस्ट हो जाता है वो फास्ट होने लगता है रस्ट का फॉर्मेशन। और इसलिए उनका जो शिप्स का आयरन है वो एवरी ईयर रिप्लेस करवाना पड़ता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाला भी टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज स्टेनलेस स्टील मेड अप ऑफ। तो इसमें क्या है, स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद द कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज एंड इट डज नॉट रस्ट। तो आपने अगर स्टेनलेस स्टील, जैसे अगर आपको स्टेनलेस स्टील का लाइव एग्जांपल देखना हो तो आप अपने यूटेंसिल मतलब किचन के बर्तन देख सकते हैं, वो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। क्यों, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जैसे वेट तवा अगर कहीं किचन में हो जाता है तो उसमें रस्ट बननी स्टार्ट हो जाती है। तो इसी का रस्ट को प्रिवेंशन के लिए स्टेनलेस स्टील की मदद ली गई, जिसमें क्रोमियम, निकल और मैग्नीज का यूज हुआ। और इसकी वजह से जो मेटल जो यूटेंसिल्स है अब उसमें रस्ट लगने के मतलब चांसेस बहुत कम है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील के आजकल के टाइम में स्टेनलेस स्टील के ही यूटेंसिल सबसे ज्यादा यूज होता है। तो इसलिए स्टेनलेस स्टील क्रोमियम, निकल और मैग्नीज से बना होता है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी ये भी आ सकता है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है और क्यों ये रस्ट नहीं करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब हमारा लास्ट टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन। तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। तो इसमें क्या है, यू हैव लर्न that salt can be obtained by the evaporation of seawater. The salt obtained in this manner is not pure and its crystals are small. The shape of the crystals cannot be seen clearly. However, large crystals of pure substances can be formed from their solutions and the process is known as crystallization. तो आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे, आप लेबोरेटरीज में अपने स्कूल की लैब में इसको बनाना सीखेंगे कि कैसे क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। तो वो आपको हायर क्लासेस में आप ज़्यादा अच्छे से जानेंगे। बस अभी के लिए आपको बस इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, दैट व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन। तो इसमें क्या करना है, दैट लार्ज क्रिस्टल्स और प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस। और इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। आप सिंपली कह सकते हैं दैट क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच वी फॉर्म द क्रिस्टल्स यूजिंग द सॉल्ट। और जैसे और इसका जो एग्जाम्पल हुआ वो है फिजिकल चेंज। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज। क्यों, क्योंकि इसमें जो सॉल्ट है उसी के तो क्रिस्टल फॉर्म हो रहे हैं, हम उसका भले ही स्टेट चेंज नहीं कर रहे हैं, बस उसका कलर चेंज हो रहा है, पर
पर वो बेसिकली क्रिस्टल फिजिकल चेंज में हुआ क्योंकि कोई न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा है। क्रिस्टल्स जो सॉल्ट्स के क्रिस्टल्स है वो एक मतलब एडवांस क्रिस्टल्स में ही फॉर्म हो रहा है, वो कोई केमिकल चेंज फॉर्म नहीं कर रहा है, जैसे हमें कोई हीट नहीं इवॉल्व करा, कुछ नहीं करा, इसलिए फिजिकल चेंज में इंक्लूड है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपकी क्रिस्टलाइजेशन की बस 1 मार्कर की डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, और आपकी एनसीईआरटी में भी इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी भी है। आप अगर उसे पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्रिस्टल्स कैसे फॉर्म होते हैं। सो इसी के साथ जो हमारा ये चैप्टर है, चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ये भी ओवर होता है। सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जो बैक एक्सरसाइजेज है उसे कवर करेंगे। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर में बस आपके 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि केमिकल चेंज और रस्टिंग ऑफ आयरन, जो कि मेन पार्ट कवर करते हैं। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगी। और आप एक बार फिर से अपनी एनसीईआरटी को रिव्यू करिएगा ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ सके टॉपिक क्लियरली। स्पेशली इस चैप्टर में आपकी एक्टिविटीज बहुत है जो आप फ्यूचर क्लासेस में करेंगे, तो इसलिए आपको ये चैप्टर जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स आपके फ्यूचर क्लासेस में, स्पेशली चैप्टर 5 और ये वाला चैप्टर, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके 10th में जो आपके बोर्ड्स की क्लास होंगे उसी में टॉपिक बनेंगे। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।